नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ में चुनावी नगाड़ा बजाने के बाद सियासी अड्डा सजने लगा है। सियासत के अखाड़े में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज मैदान में कूद पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी बिसात में जुट गए हैं। बिलासपुर संभाग की 24 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों पर जेपी नड्डा की नजर है। यही वजह है कि जेपी नड्डा बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बिलासपुर में जीत की रणनीति बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बैठक कर माइक्रो प्लानिंग पर भी काम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस भी इस बार बिलासपुर संभाग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस का कहना है कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने से बीजेपी घबराई हुई है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक हिमाचल में बीजेपी की लुटिया डुबा दी, अब छत्तीसगढ़ में जमानत जब्त करने आए हैं। तो आज सियासी अड्डे में क्या करेंगे जेपी नड्डा, यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इन नेताओं की। भाई, यदि आपके पास अपने बोलने की कोई विषय 4.5 साल में है तो जनता के बीच बोलिए। कोई आके अपने सरकार की उपलब्धियों को यदि हम गिना रहे हैं 9 साल की या 15 साल के डेवलपमेंट बात कर रहे हैं, उसका जवाब विकास ही होता है। आपने कुछ किया नहीं, ना सड़क बने, ना पुल बने, ना पुलिया बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, नरवा गरवा घुरवा बारी करोड़ों के घोटाले करके छोड़ के रख दिए हैं। कोई डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है। जनता अब सवाल कर रही है, जनता पूछ रही है तुम्हारे जन घोषणा पत्र का क्या हुआ भूपेश जी? बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, क्या हुआ शराबबंदी का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या हुआ विकास के उन कामों का जो आज अधूरे पड़े हैं? ये सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, ये इनकी उपलब्धि है। वो तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभार बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा 3 भरोसा नहीं चलेगा। दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हुआ। चलिए, इसी के साथ आगे की चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ सौरभ जागृत जी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। शर्मा जी, जैसे देखा जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बीजेपी की ओर से बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री प्रचार प्रसार के लिए जो है छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। ऐसे में आप इस पूरे दौरे को कैसे देखते हैं? क्या स्टार प्रचारक के छत्तीसगढ़ आने से जनता संतुष्ट है? क्या जनता उनसे इतना कनेक्ट कर पाएगी जितना जनता स्थानीय नेताओं से कर पाती है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ बन चुका है और शुरुआत यहीं से हुई थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनाव के बाद आगे जाके फिर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक की दिशा में आगे बढ़े हैं। और जो छत्तीसगढ़ मॉडल तैयार किया था, गोबर खरीदी का आप देखेंगे, या ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात करें, ये योजनाएं अन्य राज्यों में जहाँ जीते हैं वहां भी रहा है। अब हिमाचल, अब जो केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, तो 9 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं। इसका तो लोकसभा की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में पूरा राष्ट्रीय इनकी योजना है कि समर्थन से इनकी जो योजना चल रही है, क्या समर्थन से क्या भी है दुबे जी? तो इस योजना के तहत इन लोग पूरे देश भर में जा रहे हैं जन समर्थन और विकास के मुद्दे को लेकर के। तो इसमें जो बात आ रही है, इसमें कहने का मतलब है कि भूपेश बघेल स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय नेतृत्व अपने आप को जो चेहरा के रूप में अपने आप करें, कांग्रेस ने उनको भूपेश का विश्वास और एक विश्वास को लेकर के जो सम्मेलन, विश्वास का सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन करते रहे हैं। और ये सबको लेकर के बिलासपुर को आप देखेंगे, जिस तरह आज नड्डा का कार्यक्रम है, नड्डा जी का जो कार्यक्रम है, वहाँ पे बिलासपुर ही ऐसा संभाग है जहाँ भाजपा को कुछ
अपेक्षित अन्य संभागों से अच्छी सीटें मिली है। 24 में से 7 सीटें भाजपा को मिली है, जबकि 13 सीट वहां पे कांग्रेस के पास है। तो वहां पे आप देखेंगे इस संभाग का महत्व इसी से समझ में आता है कि भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष दोनों ही इसी संभाग से और दोनों ही पिछड़े वर्ग के, तो इस संभाग के महत्व को दर्शाता है। और जोगी कांग्रेस की उपस्थिति और बसपा की उपस्थिति भी इसी संभाग में, तो इन सब को देखते हुए बस्तर बिलासपुर संभाग का अपना महत्व है। और सरगुजा और बिलासपुर में तो पूरी तरह कांग्रेस में है, वहां पे पूरी सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 12 सीट बस्तर की बात करें, 14 सीट सरगुजा की बात करें। अब दुर्ग संभाग की जो बात हो रही है, वहां पे देख रहे हैं कि दुर्ग संभाग का अपना महत्व कि 6 मंत्री वहां से, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब वहीं से जी। ऐसी स्थिति में दुर्ग संभाग में जिस तरह से अमित शाह का दौरा हुआ है, वो भी चाणक्य कहे जाते हैं, तो वो एक समझ में आता है कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरह भाजपा, लेकिन आपको स्थानीय मुद्दों की ओर जाना पड़ेगा। जो आप राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में कितना क्रियान्वयन हुआ है, जो रमन सिंह जी कह रहे हैं क्या सड़क में गड्ढे हैं कि नहीं है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, रोजगार की वास्तविक स्थिति क्या है, नरवा गरुआ बारी की वास्तविक स्थिति, ये क्रियान्वयन को लेकर नीतिगत बात नहीं हो रही है। नीतिगत में कोई विरोध नहीं है, गोठान बनाने को लेकर किसी का विरोध नहीं, लेकिन क्रियान्वयन कितना हुआ धरातल में, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर चुनाव में रहेगा। और केंद्रीय नेतृत्व जो आ रहे हैं, तो 9 साल की उपलब्धि के साथ भाजपा के निश्चित रूप से 15 साल के का भी तुलना होगा। 15 साल बनाम 5 साल महत्वपूर्ण होगा विधानसभा में। जब लोकसभा की बारी आएगी तब 5 साल बनाम आप कर सकते हैं कि 9 साल की बात को लोग समझेंगे। छत्तीसगढ़ के लोग लोकसभा और विधानसभा में अंतर को बखूबी समझते हैं। वही बिलासपुर संभाग में 4 लोकसभा में से 1 कोरबा सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, बाकी 3 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। तो ये अंतर समझ में आता है। लोग यहाँ के लोग लोकसभा और विधानसभा में अंतर को समझते हैं। तो आपको स्थानीय मुद्दों को लेकर भी चुनाव मैदान में आपको जाना पड़ेगा, जो भाजपा की ओर से अभी खुलासा होना बाकी है किन विषयों को लेकर सामने जाएगी। जैसे एक बात आई कि प्रधानमंत्री आवास के 16 लाख आवास बना कर देंगे, आज रमन सिंह ने कहा है, मतलब ये भविष्य की तैयारी है। आज उसी तरह भूपेश बघेल ने ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि की स्वीकृति की है, राशि 151 करोड़ रुपए की है। उसके साथ ये भी कहा है कि 10 साल में जो नए नाम जुड़े हैं, 11 लाख से अधिक जो अन्य नाम अभी नए हैं, उनको यदि केंद्र नहीं देगी तो हम उनके लिए योजना लाएंगे। ये भविष्य की तैयारी, अब घोषणाएं धीरे धीरे कांग्रेस भाजपा की ओर से आ रही है। अब लोगों को समझना है कि कौन बेहतर योजनाएं लेकर उनके लिए लेकर आ रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा मुद्दे। जी जी बिल्कुल शर्मा जी। अब हम सौरभ जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे नहीं, आपके पास कोई स्थानीय चेहरा नहीं है आपकी पार्टी को प्रेजेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ से, इसीलिए आपको केंद्र नेतृत्व की जरूरत पड़ रही है, इसलिए आपको स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ को 4.5 साल पूर्ण हो चुके हैं, कुछ ही महीने शेष बचे हैं। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्थानीय मुद्दे नहीं है। तमाम 4.5 सालों से जो घोटाले चल रहे हैं, इन्होंने जन घोषणा पत्र पे तमाम मुद्दे जो कहे, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे आज कोयला घोटाले की बात हो, चाहे पीएससी घोटाला, तमाम घोटाले मुद्दे ही मुद्दे आज छत्तीसगढ़ में। इन्होंने 22 रेडी टू ईट के नाम पे 22,000 महिला बहनों को नौकरी से वंचित किया, बुजुर्ग वृद्धा पेंशन से वंचित किया, संविधाधारी कर्मियों को उनके अधिकार से वंचित किया। कहने का तात्पर्य ये है, ये चाहे गौठान के माध्यम हो, चाहे शराब के माध्यम हो, ये सिर्फ और सिर्फ ठगने का प्रयास करते हैं। थोड़े दिन पहले ये युवा बेरोजगारी भत्ता के नाम पे युवाओं को ठगा। साफ साफ स्पष्ट हो चुका है कि इनके खुद के पास, इनकी जो सरकार है जो आज छत्तीसगढ़ में, इनके खुद के पास मुद्दे नहीं है कि जमीनी स्तर पर लोकप्रियता तो कहीं ना कहीं देखी जा रही है ना सौरभ जी। छत्तीसगढ़ में जो भी पार्टी के नेता है उनकी लोकप्रियता हम भी देख रहे हैं। जनता समझदार है, जनता को पता है किसे चुनना है। आपको क्यों केंद्रीय नेताओं की जरूरत पड़ जाती है? आपकी पार्टी की तरफ से कोई चेहरा क्यों नहीं आता और कॉन्फिडेंटली यहाँ पे प्रेजेंट क्यों नहीं करता खुद को? देखिए, केंद्र नेताओं की जरूरत की बात ही नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में काम करता है, सभी को दायित्व मिला जाता है। आज मोदी जी के 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के जो कार्य हुए, उसको सभी केंद्र मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन महामंत्री, सबको दायित्व मिला गया है। सभी एक राज्य में जाएं, क्षेत्र में जाएं, बूथ स्तर तक जाएं, जनता के बीच में जाके जो सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उसका बखान करें, उनके बारे में जनता को रूबरू कराएं और उसका लाभ दिलाने का प्रयास करें। जो कि कांग्रेस सरकार ने कुछ किया ही नहीं, तो वो किस
चेहरा लेके जमीन पर उतरी। चलिए, इसका जवाब हम रुपेश जी से ही ले लेंगे। रुपेश जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है संगठन के रूप में काम करती है, एक साथ जो है छोटे बड़े नेता मिलकर काम करते हैं। आपकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, आपके पास मुद्दे ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। अस्मिता जी नमस्कार जी। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के स्थानीय नेता हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उन्हें एक किनारे से बाहर कर दिया गया था, कर्नाटक के चुनाव में उन्हें बाहर कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में उन्हें पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए भेज रहे हैं। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने वाली ये है कि जितने भी केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री एक भी सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को देने में असक्षम है। और तो और ये जाकर के जब राजनांदगांव में जब भेंट मुलाकात संपर्क अभियान के अंतर्गत जब गए थे, व्यापारियों से मुलाकात हुई, तो व्यापारियों ने अपनी जीएसटी की पीड़ा बताई। आम जनता 15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे पूछ रहे हैं। नोटबंदी से किसे फायदा हुआ। अब ये निचली बस्ती में जाते हैं तो उज्ज्वला योजना, हमको गैस सिलेंडर दिए हैं, उसकी रिफिलिंग हम कैसे कराएं, क्या महंगाई है। और जब किसानों के पास जाते हैं तो किसान पूछते हैं कि हमारी आय दुगनी कब होगी। इस प्रकार से तमाम समस्याओं से 9 साल की मोदी सरकार ने जो आम जनता को ग्रसित किया है, और तो और प्रति व्यक्ति कर्ज में 1 लाख रुपए से अधिक में सर में थोप दिया है। और वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, जो जनहितैषी सरकार है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है और प्रत्येक योजना धरातल पर लागू दिख रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, किसान मजबूत हुए हैं, गोपालक मजबूत हुए हैं, गोबर से बिजली बन रही है, गोबर से पेंट बन रहे हैं। ये भारत देश के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। भूपेश बघेल जी का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ साथ जो आम जनता को मिला है, उससे आम जनता खुशहाल है। भाजपा में नेतृत्व का संकट है। 4.5 साल ये न तो जनता से मुलाकात कर पाए हैं और नेतृत्व संकट होने के कारण जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें भी भेजा जा रहा है और केंद्रीय मंत्री आकर के सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। सौरभ जी, ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी सिर्फ लोकसभा चुनाव पर ही फोकस यहाँ पर करती नजर आ रही है, आपका पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर ही है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही कहीं ना कहीं जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। आपके पास केंद्रीय नेतृत्व आपका मजबूत नहीं है, ये इस तरह की बातें आपकी पार्टी के लिए कही जा रही है। देखिए, केंद्र नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी के दल से प्रधानमंत्री बने गए हैं नरेंद्र मोदी जी को दायित्व मिला है, तो जनता ने स्वीकारा है, तभी केंद्र हमारा मजबूत है, तभी जनता ने स्वीकारा है। दूसरी बात, ये यदि केंद्र मजबूती की बात करते हैं तो इनके खुद आज छत्तीसगढ़ में, केंद्र बहुत दूर की बात है, छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से आज प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यदि वो नियुक्ति करते हैं किसी महामंत्री की तो इन्हीं कांग्रेस पार्टी के प्रभारी द्वारा उस महामंत्री के पद को निरस्त कर दिया जाता है। तो अंदरूनी कला इनके में खुद है। ये केंद्र की बात बहुत दूर की बात है, छोड़ दें। अपनी पार्टी का कार्यकलाप जिस हिसाब से इनका चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी एक तरफा राज चलाना चाहते हैं। इनके साथ जो सहपाठी 2.5 साल की, जो 4.5 साल पहले इनकी उनको तो पद से नवाज दिया गया है ना, उन्हें तो जिस बात से आप कह रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला, उन्हें तो पद से उनके पद से नवाज दिया गया है, डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 2.5 साल की बात हुई तो 2.5 साल की बात भाजपा की कपोल कल्पित कल्पना है। ये सीदेव जी ने जब ये कहा कि 2.5 साल वाली बात है तो केंद्र नेतृत्व करेगी, और यदि ऐसा 2.5 साल वाली बात नहीं होती भाई साहब तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाया क्यों जाता। कुछ शेष महीने बचे हैं, 120 दिनों में 2 महीने तो सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता में चले जाएंगे, सिर्फ 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भूपेश बघेल जी को पता चल गया है कि कुछ महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, तो जितने रुष्ट नेता हैं उनको बटोर ले, अपने पास ले आए। रुपेश जी, जवाब चाहूंगी मैं रुपेश जी आपसे। तमाम आरोप, 2.5 साल की जो बातें हैं वो कपोल कल्पित कल्पना है। छत्तीसगढ़ में
भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी मंत्री बनाया क्यों क्या? मैं कहना चाह रहा हूँ, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया क्यों आपने? अब ये प्रश्न है मेरा, यदि 2.5 साल की बात होती तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाने की आपको जरूरत क्या थी? क्या आपके विधायक को भूपेश बघेल जी में भरोसा नहीं था क्या? आप छत्तीसगढ़ में माननीय टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बना करके पद से नवाजा गया है। ये महाराष्ट्र नहीं है कि किसी के दल को। आप ये मानते हैं कि भूपेश बघेल जी को आपके विधायक और मंत्रियों पर भरोसा नहीं है? जी चलिए हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी भी जुड़े हैं, उनसे इस पूरे मामले की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। शर्मा जी, जैसे कि आपने अभी सुना, अब तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मैं पर्सनली एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा तो सभी को पता है, जनता उनसे कनेक्ट भी कर पाती है, और जब वो आते हैं तो जनता को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आए हैं, तो कनेक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। मगर दूसरे नेता केंद्र के जब आते हैं और वो जनसभा को संबोधित करते हैं, तो जनता उनसे कितना कनेक्ट कर पाती है? क्या जनता को वाकई उनके दौरे, उनकी जनसभाएं प्रभावित करती हैं, या महज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ें होती है? देखिए, लोकप्रियता पर होता है किसी नेता की। यदि जनसभा ले रहे हैं तो उसमें कितनी भीड़ है, कितने लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, और कितने कार्यकर्ता हैं, और कितने को गाड़ियों से ढोके लाया गया, ये तमाम विषय पर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से एक लोकप्रिय चेहरा है, जिसके चलते हुए आज छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव में भी उनके चेहरे पर और केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन हो, तमाम योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ने के सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर जो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 15 साल जो सरकार में रहने के बाद तो 15 साल मंत्री, अधिकांश मंत्री वही रहे। 13-14 मंत्री में से अधिकांश सबके सब मंत्री रिपीट करते गए हैं, जिसके चलते वो वही नेता है छत्तीसगढ़ में, या रमन सिंह के बनाए हुए नेता कहे जा सकते हैं संगठन में, जो भी है धर्मलाल कौशिक से लेकर के अन्य नेता जो अभी भी बने हुए हैं, या लोकसभा में जो सांसद नए लोगों दिए हैं, उसका असर देखने को मिला है। तो जितने लोकसभा में नए जीते हैं, निश्चित रूप से कि नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही लोकसभा चुनाव में इतना 11 में से 9 शर्मा जी, अगर यहाँ पर राज्य स्तर की बात की जाए तो किस प्रकार की फिर रणनीति काम आएगी? फिर तो हम यही कह सकते हैं कि 2024 की यहाँ पर तैयारी हो रही है। 23 और 24 दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय नेता जो आ रहे हैं वो लोकसभा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो योजना जो बनी है उसको लेकर के है। संपर्क से समर्थन की जो योजना है, या मेरा बूथ सबसे मजबूत की जो बात है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित किए हैं, तो इसको लेकर के जो केंद्र अपना प्रयास पूरे देश में कर रही है, तो उसमें छत्तीसगढ़ में विधानसभा की भी तैयारी, जिसमें अधिकांश केंद्रीय नेताओं को आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ईडी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो योजनाएं क्रियान्वयन में, न्याय योजनाओं की क्या स्थिति है? किसानों को 2800 रुपये से ज्यादा आप देंगे कि नहीं देंगे? गोबर खरीदी योजना है, क्या रिपा के माध्यम से जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट आपके पास है कि नहीं है? आदिवासियों के जो वनोपज खरीदी की बात हो रही है, उसका सब्स्टिट्यूट आपके पास है कि नहीं है? जो धर्मांतरण के को जो मामला आप उठा रहे हैं, उससे निपटने के जो राम वनगमन पथ की बात कर रहे हैं, कृष्ण कुंज बना रहे हैं, या आदिवासियों के पूजा स्थल के विकास कर रहे हैं, तो इन सब विषयों को लेकर के जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, जिसके दम पे 71 के जगह 75 सीट जीतने की बात भूपेश बघेल या उनकी सरकार कांग्रेस कर रही है। लेकिन अभी टीएस बाबा को बनाने से आपको अंबिकापुर में तो लाभ दिख रहा है, क्योंकि वहां पे नंद कुमार साहब ही आप ले आए, 14 में से 9 आदिवासी सीट है। और वो जो बाहर जाने की बात हो रही थी, या मैं चुनाव लड़ने का मन नहीं है कह रहे थे, वो एक सकारात्मक दिशा में आगे आएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज वहां पे बात यह आ रही है कि इनको बनाने से जो 2.5 साल उप मुख्यमंत्री का कोई प्रशासनिक अधिकार तब तक नहीं है जब तक मुख्यमंत्री उसको न दे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, आज जो राशि का अंतरण हुआ है, यदि मुख्यमंत्री यदि चाहते तो उप मुख्यमंत्री के जरिए भी करा सकते थे। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किस मंत्री को क्या कार्य दे लेना है, लेकिन एक मंत्री स्वास्थ्य मंत्री के अतिरिक्त प्रशासन में उनका कोई नहीं है। जैसे संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ में बनाए गए, उनको मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का क्या शपथ ग्रहण होगा नहीं होगा, किसने कौन दिलाएगा, कि केवल प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो नाम तय कर दिया उप मुख्यमंत्री है तो उनके क्राइटेरिया। राजनीतिक रूप से आप लाभ ले सकते हैं, संवैधानिक रूप से और प्रशासनिक दृष्टि से इसका कोई औचित्य नहीं है। जी बिल्कुल शर्मा जी, अब हमारे साथ रुपेश जी हैं, उनसे जान लेते हैं। रुपेश जी, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है राज्यसभा चुनाव तो जीत गई थी जो हुआ, मगर कहीं ना कहीं लोकसभा में आपको हार मिली, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हार के भी पार्टी जो जीत के भी चुनाव पार्टी हारी है, क्योंकि महज 2 सीट पर जो है लोकसभा में सिमट कर रहेगी। तो इस बार आपकी क्या रणनीति है ताकि लोकसभा में भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो सके? अस्मिता जी,
2018 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद जिस प्रकार से जनहितैषी कार्य करी है, जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम किए हैं, उसका अच्छा प्रतिसाद अभी देखने को मिल रहा है। जितने भी नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, जितने भी पंचायत के चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, हमें जीत मिली है और हमारे कार्यकर्ताओं की मजबूती से और ईमानदारी से जो उन्होंने कार्य किया है और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, उसका लाभ हमें मिलेगा। और निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी को नई जिम्मेदारी मिली है। जिस प्रकार से जन घोषणा पत्र निर्माण किए थे और माननीय भूपेश बघेल जी उस समय तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके संघर्षशील व्यक्तित्व और टीएस सिंहदेव जी की जुगलबंदी से कांग्रेस की सरकार बनी थी और फिर से अभी उनकी जुगलबंदी बनी है। तो निश्चित रूप से भाजपा में खलबली मची हुई है और हम आज अपने बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं पे जा रहे हैं, बूथों में जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव हम तो जीतेंगे ही और 2024 के जो राष्ट्र देश का चुनाव होगा उसमें भी कांग्रेस की सरकार बने, इस दिशा में हम कार्य करने को संकल्पित हैं। छत्तीसगढ़ की जनहितैषी सरकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पे समय बहुत कम है, आप अपना जवाब दे दीजिए, चर्चा को समाप्त। किस बूथ में जाने की बात कर रहे हैं? ये 4.5 साल बीत गए, अभी कुछ महीने बचे हुए हैं, तो इनको बूथ की याद आ रही है। निचले स्तर के संगठनात्मक चुनाव में जागृत जी, संगठन राजनीतिक दल को प्रत्येक संगठनात्मक गतिविधियां संचालित करनी होती है। तो निचले की जनता जब प्रश्न जी रुपेश जी, सौरभ जी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ जो है परिणाम निकल कर आते हैं और जनता किसकी और अपना इंटरेस्ट दिखाती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे दर्शकों तक रखने के लिए। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वैसे वैसे जो है केंद्रीय नेतृत्व का दौरा शुरू हो गया है। अब ये दौरा कितना प्रभावी साबित होता है, जनता इससे कितनी इंप्रेस होती है, जनता इससे कितना कनेक्ट कर पाती है और आने वाले चुनाव में इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।